नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत। मैं आई के त्रिपाठी आज फिर आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, संसद भाग 1। इसका आशय आप समझ गए होंगे। संसद भाग 1 का अर्थ ये नहीं है कि संसद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 1 में है, ये इसका मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब केवल ये है कि संसद इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उसे हमें इतने विस्तार से पढ़ना है कि वो एक भाग मतलब एक वीडियो में, एक क्लास में हम उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग 40 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा। तो उतने समय में संसद को हमें पूरी तरह से हम समझ पाएँ, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था, संसद की संरचना, किस तरह से उसका निर्वाचन होता है, उसके कार्य क्या हैं, अधिकार क्या हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को इस 40 मिनट में समझना हमारे लिए एक कठिन कार्य होगा। और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे आपकी परीक्षाओं में हमेशा, कोई भी परीक्षा आप दें, ISPSS, TGT, PGT या अन्य कोई भी परीक्षा दें, उस पे आपको एक या एक से अधिक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका आशय केवल ये है भाग 1 लिखने का कि इसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे, कई लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके कई वीडियो हम आपको जारी करेंगे। तो शुरुआत इसकी हम कर लेते हैं। संसद भाग 1 इतना महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है ये, इसको जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि केवल हमारे पाठ्यक्रम में है ऐसा नहीं है, बल्कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने की वजह से इस व्यवस्था से हम आप सभी प्रभावित होते हैं। तो इसके बारे में हमें विस्तार से समझना चाहिए। भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संसद हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, या हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु राष्ट्र की संसद है। ऐसा कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उन्होंने क्या कहा कि हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है उसका केंद्र बिंदु जो है वो राष्ट्र की संसद है। तो इस संसद को हम समझें उसके पहले हमें ये समझना होगा कि लोकतंत्र वास्तव में क्या होता है। इसका एक सिंपल सा अर्थ हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र माने लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र। कैसा तंत्र? जनता का। ऐसा तंत्र जिसमें शासन व्यवस्था और विधि बनाने में जनता भाग लेती है। ऐसा तंत्र जिसमें जनता शामिल है, अर्थात शासन व्यवस्था में और कानून बनाने में, दोनों में जनता शामिल है। किस तरह से शामिल है ये एक अलग बात होती है, लेकिन उस पूरी व्यवस्था में जनता शामिल है। और किस तरह से शामिल है? लगभग समानता के आधार पर। और यह लोकतंत्र कई प्रकार से अभिव्यक्त होता है। मोटे रूप से हम इसको देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र में। क्या देखते हैं हम? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र में हम इसको देखते रहे हैं। लोकतंत्र जो है वो हम दो रूप में देख लेते रहे हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र। और दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र। इन दोनों में जो अंतर होता है, ये अंतर मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है? विधि बनाने या विधान बनाने का अधिकार किसके पास है, इस आधार पर इन दोनों के बीच अंतर होता है। विधान बनाने का अधिकार किसके पास है? विधान बनाने का अधिकार किसके पास है? इस बात को ध्यान दीजिएगा कि
प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो मूल अंतर है, वो मूल अंतर क्या है कि विधान बनाने का अधिकार किसके पास है। सामान्य रूप से हम लोग को ये लगता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है कि जिसमें जनता सीधे शासन करे, और प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ है कि जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे। लेकिन इसका और गहन विश्लेषण करने पे हम पाते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है कि जिसमें विधान बनाने का अधिकार जनता के पास हो, अर्थात जनता स्वयं कानून बनाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जनता स्वयं शासन करती है, अर्थात सारे लोग मिलकर निर्णय ले रहे हैं। ये एक मुश्किल कार्य होता है। प्राचीन काल में यूनान में जो नगर राज्य थे, उनमें से एथेंस में लोकतंत्र था। तो उस लोकतंत्र में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था एथेंस में, उस प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब था कि जनता विधान बनाती थी और शासन करने के लिए 30-30 सदस्यों की एक परिषद होती थी। अर्थात एथेंस के जिस लोकतंत्र को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण कहते हैं, उसमें भी शासन कार्य प्रतिनिधियों के माध्यम से होता था, लेकिन विधान बनाने का कार्य जनता स्वयं करती थी। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता विधान बनाने के कार्य में सीधे भाग ले रही है, और प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता विधान बनाने का अधिकार या जिम्मेदारी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को दे रही है। ये प्रतिनिधि विधान बनाते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति वह कार्यकारिणी उत्तरदायी होती है जो शासन कार्य संभालती है। अब उस कार्यकारिणी का नाम मंत्रिपरिषद हो सकता है। तो मंत्रिपरिषद जो कि शासन कार्य कर रही है, वो जनता के चुने हुए सदन के प्रति उत्तरदायी है, और वो शासन किन विषयों पे करेगी? जिन विषयों पर जो कानून लोगों के प्रतिनिधियों की संस्था बना देगी। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया। अब लोग खुद कानून नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनके प्रतिनिधि जो उनके द्वारा चुने गए, ये प्रतिनिधि सामूहिक रूप से कानून बना रहे हैं, एक संस्था के रूप में ये कानून बना रहे हैं। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र का अंतर क्या हो गया कि कानून बनाने का अधिकार या विधि बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अगर जनता सीधे विधि बना रही है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बना रही है तो वो प्रतिनिधि लोकतंत्र। और भारत में हम देखते हैं संसद जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है और संसद कानून बनाती है, और मंत्रिपरिषद इसी संसद के एक भाग लोकसभा, जो कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों से बनता है, उसके प्रति उत्तरदायी होता है। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, तो उसकी अभिव्यक्ति के दो माध्यम हैं। एक वयस्क मताधिकार और दूसरा जनता के चुने हुए सदन के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। दूसरा, जनता के चुने हुए सदन के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। जनता के चुने हुए सदन के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ये किस किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 75(3) में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और अनुच्छेद 164(2) में राज्यों की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस तरह से लोकतंत्र को जब हम देखते हैं तो क्या स्थिति आती है कि लोकतंत्र जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र में बटा होता है, इसका अंतर केवल यह है कि कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। और भारत में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसकी अभिव्यक्ति दो तरह से होती है, एक वयस्क मताधिकार से और दूसरा जनता के चुने हुए सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व से। अब अगली बात यह आती है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण या अच्छा रूप है संसदीय शासन व्यवस्था। और भारत ने ये संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से
ली है या ब्रिटेन से प्रेरित होकर ली है। और उसका केवल एकमात्र कारण ये रहा है कि हम उस शासन व्यवस्था के अभ्यस्त हो गए थे। भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था जो थी वो संसदीय शासन प्रणाली थी और उसी तरह की शासन व्यवस्था वो हमारे देश में चलाते थे। हम उसके अभ्यस्त हो गए थे, इस कारण हमने इस व्यवस्था को ले लिया। तो अब ये संसदीय शासन व्यवस्था जो हमने ब्रिटेन से ली, ब्रिटेन में किस तरह से ये अस्तित्व में आ गई? ब्रिटेन में एक समय क्या था? निरंकुश राजतंत्र था और वर्तमान समय में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। निरंकुश राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र का अंतर क्या था? निरंकुश राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र निरंकुश राजतंत्र का अर्थ होता है कि सारी शक्तियां राजा में केंद्रित हों और उस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो। राजा है और राजा का पद वंशानुगत होता है, चुना नहीं जाता, लेकिन वह राजा कैसा है? निरंकुश है, उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, किसी तरह का अंकुश नहीं है और वो सारी शक्तियों का स्रोत है, सारी शक्तियां उसमें। किस प्रकार की शक्तियां? शासन संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, सारी शक्तियां उसी में। लेकिन संवैधानिक राजतंत्र की स्थिति क्या होती है कि राजा तो है लेकिन कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और जनता के चुने हुए सदन के प्रति सरकार उत्तरदायी होगी, अर्थात राजा नाम मात्र का प्रमुख होगा। वह प्रमुख होगा राज्य का, लेकिन शासन का प्रमुख नहीं होगा। तो यहां निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन 1688 में वहां पे इंग्लैंड में एक गौरवमयी क्रांति हुई, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। और इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के द्वारा क्या हुआ? राजा ने संसद के अधिकारों को मान लिया। ये मान लिया कि भाई आप के जो अधिकार हैं आप विधान बनाएंगे और विधान बनाने के बाद में उसी विधान के अनुसार शासन कार्य चलेगा और मंत्रिपरिषद जनता के चुने हुए सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी हो जाएगी और हम केवल नाम मात्र के प्रमुख रहेंगे। ये बात राजा ने स्वीकार कर ली 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में, गौरवमयी क्रांति में। और इसके कारण ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र में संसद का महत्व बढ़ गया और वहाँ जो संसद है आई वो किस तरह से हुई? उसमें सम्राट या साम्राज्ञी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये दो सदन बनाए गए। हाउस ऑफ कॉमन्स, ये दो सदन बनाए गए। तो अब स्थिति क्या थी? संसद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स कानून बनाते थे और ये जब विधेयक पारित कर देते थे तो पारित विधेयक सम्राट के पास जाए और सम्राट इस पर हस्ताक्षर कर देता है और वह कानून बन जाता है और फिर इस कानून के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है। ये पूरी व्यवस्था इंग्लैंड में थी। भारत ने भी इसी तरह की व्यवस्था अपना ली, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ, थोड़ा बहुत अंतर के साथ। और अंतर क्या आया? ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संसदीय सर्वोच्चता को ना अपना के संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। भारत में संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है और संविधान से ही सारी शक्तियां, सारी संस्थाएं अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं और संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत रह के ही काम करती हैं। तो भारत के संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 में, भाग 5 में कुल 5 अध्याय हैं और इसमें से अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 या हम कह दें कि 123 तक में संसद और संसदीय व्यवस्था, संसदीय कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद
79 से 122 तक संसद के बारे में, और अनुच्छेद 123 जो कि अध्याय 3 का भाग हो जाता है, अध्याय 3 में इसका उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख है, अर्थात अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो यहाँ संविधान का जो भाग 5 है, इसके अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 तक में संसद के प्रावधान दिए गए हैं, और इनमें से आज हमें केवल अनुच्छेद 79, 80 और 81 पर अपने को फोकस करना है। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद के बारे में बताया गया है कि संसद क्या होगी और कैसे बनेगी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। तो आज हमें यहाँ तक समझना है, अपने को यहाँ तक फोकस करना है। तो आइए इसकी शुरुआत करें हम जरा। अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, इसमें क्या लिखा है? संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। संघ की एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेंगी। ये आर्टिकल 79 में प्रावधान है। ठीक, अब क्या स्थिति है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है उच्च सदन और निम्न सदन। ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संविधान में केवल इतना लिख दिया गया अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में, कि संघ की या भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। हमने ये व्यवस्था जो की वो इस तरह की। इसमें राज्यसभा का नाम पहले दिया गया, लेकिन कहीं ये उल्लेख नहीं किया गया कि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन। ये व्यवस्था हमने कैसे ले ली? ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि वो वहां के सामंतों और जागीरदारों का सदन था, तो उसे उच्च सदन कहा जाता था। और जो आम लोगों का सदन था उसे निम्न सदन कहा जाता था। और हमने जब संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई तो हम इसको उच्च सदन कहने लगे। तो ये अंतर आपको स्पष्ट रखना है कि इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन कहा ही जाता है। संवैधानिक प्रावधान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी एक चीज और होती है, इसे प्रथम सदन कहा जाता है और इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। प्रथम सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनता लोकसभा के सदस्यों को सीधे निर्वाचित करती है, सीधे चुनती है, इसलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस सदन को सीधे चुन रही है उसे प्रथम सदन कहा जाता है, और इसी कारण इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है या जनता का सदन कहा जाता है, या जनता का सदन कहा जाता है। और ये जो राज्यसभा है इसका निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। इसी कारण इसे द्वितीय सदन कहा जाता है और इसे राज्यों का सदन भी कहा जाता है। राज्यों का
सदन भी कहा जाता, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो संघ के लिए ये जरूरी होता है कि वहां पर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी हो और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी हो। इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन राज्यसभा भारत में बनाया गया और इसे राज्यों का सदन भी कहा जाता। अब ये व्यवस्था यहाँ तक है। इसके बाद में हम सबसे पहले आते हैं लोकसभा की संरचना को देख लें हम, और लोकसभा की संरचना कैसी है और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। विशेषकर जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले क्या संरचना थी, उसके बाद क्या संरचना हो गई, फिर 104वें संविधान संशोधन के बाद संरचना में क्या परिवर्तन आ गया, इसको हम देख लेते हैं। और दूसरा, राज्यसभा की संरचना को देख लेते हैं कि इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और वर्तमान में अधिकतम कितने हो सकते हैं, अर्थात कितने निर्धारित किए गए हैं और वर्तमान में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और ऐसा क्यों है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत कर लें हम। सबसे पहले लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में इसके प्रावधान है। और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले इसकी संरचना कैसी थी, पहले इसको देख लें और फिर क्या क्या परिवर्तन होते गए उसको देखेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ था। इसके पहले लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 552। 552 अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित। इसका मतलब है कि 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 552 पूरे होना जरूरी है, अधिकतम इतने हो सकते हैं। और ये 552 किस तरह से थे, दो भागों में थे। 550 चुने हुए, 550 चुने हुए और दो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे। किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यह प्रावधान था पूरा कि 552 सदस्य कुल हो सकते हैं, जिसमें से 550 चुने होंगे और दो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तब जबकि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इन 550 सदस्यों में या जो चुने गए हैं उनमें एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त का मतलब क्या, कितनी संख्या होगी, ये इसका उल्लेख नहीं किया गया कि कितनी संख्या को पर्याप्त माना जाएगा। केवल इस बात का प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है लोकसभा में, तो वे दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। और ये प्रावधान कहाँ किया गया, अनुच्छेद 331 में, 331 में। 10 वर्ष के लिए पहले किया गया था, 10-10 वर्ष बढ़ाया जाता रहा। तो ये एक अलग बात है, इसको अभी हम आगे समझ लेंगे। अभी हमें मुख्य रूप से देखना है कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले क्या स्थिति थी। 550 सदस्य किस तरह से विभाजित थे, 530 राज्यों से, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। ये हो गए राज्यों से, यहां हम लिख दे रहे हैं राज्यों से और यहां लिख दे रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। बस केंद्र से आप समझ लीजिए केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब ये जो 530 राज्यों से हैं वो तो पूरे 530 चुने जाते थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से 20 न चुने जाके केवल 13 चुने जाते थे। कैसे 13 चुने जाते थे, इसमें से
जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, उसके पहले भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो उस समय 7 स्थान दिल्ली से और शेष 6 केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक स्थान होते थे, अर्थात कुल 13 हो जाते थे। और 13 हो जाते थे तो कितने स्थान खाली बचे? 7 स्थान रिक्त रहते थे, 7 स्थान रिक्त रहते थे। अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल आवंटित स्थान 20 थे, लेकिन भरे कितने जाते थे? भरे जाते थे 13, भरे जाते थे इसमें 13। तो स्थिति क्या रहती थी? ये 13 और ये 530, ये मिलकर चुने हुए सदस्य कितने हो जाते थे? 543। 543 चुने हुए सदस्य होते थे और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत हो सकते थे। मतलब अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित थी, लेकिन अधिकतम हो सकते थे 545। 545 हो सकते थे लोकसभा में। 543 चुने हुए और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत हो सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो क्या चेंज आया, इसको देखिए जरा। जम्मू कश्मीर से लोकसभा में अब कैसे किया गया इसमें कि जम्मू कश्मीर से जो 6 स्थान होते थे जम्मू कश्मीर से, उन 6 स्थानों को अब क्या है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो राज्य वाले क्षेत्र भाग से यहां से वो हट गए। तो ये कितने बचे अब? 524। और यहां पे केंद्र शासित प्रदेशों में ये बढ़ गई संख्या, कितनी हो गई? 26 हो गई। अर्थात जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद स्थिति क्या हो गई? जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, यूटी लिख दे रहे हैं यहां शार्ट में हम इसको, यूटी बना जैसे ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त हुआ और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब स्थिति क्या हो गई? इसके बाद स्थिति हो गई कि कुल सदस्य संख्या कितनी रहेगी? अब 552, 552 ही रहेगी, लेकिन 552 में से 550 चुने हुए रहेंगे और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होंगे। और 550 में से अब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में किस तरह से विभाजन हुआ? ये 524 राज्यों से और 26 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित किए गए, यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए निर्धारित किए गए। ये व्यवस्था हो गई जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, उसका राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद। क्या स्थिति हो गई? 552 और 524 और 26 यूनियन टेरिटरी के लिए। लेकिन अब इसके बाद क्या स्थिति आई आगे? हमने आपको बताया कि 2 एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करने की व्यवस्था थी वो कहाँ थी? अनुच्छेद 331 में। अनुच्छेद 331 में क्या प्रावधान था कि अगर राष्ट्रपति की राय में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व लोकसभा में पर्याप्त ना हो तो वो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। और एंग्लो इंडियन क्या कहलाते हैं, जरा इसको भी समझ लेना जरूरी है। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के सब क्लास 2 में इसको परिभाषित किया गया है एंग्लो इंडियन को। उसके अनुसार एंग्लो इंडियन कौन है? जो पितृ परंपरा से यूरोपीय उद्भव के लोग हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। पितृ परंपरा से जिनके पूर्वज यूरोप के थे उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाएगा, लेकिन कब तक किया जाएगा इसका प्रावधान कहां कर दिया गया? अनुच्छेद 334B या 334 खा में कर दिया गया।
और क्या व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के लिए एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था 10-10 वर्ष करके बढ़ाई जाती रही और ये बढ़ते बढ़ते हो गई 70 वर्ष तक। और इस 70 वर्ष की समय सीमा कब खत्म हो रही थी? 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रही थी। तो अब क्या हुआ कि इसकी समय सीमा को बढ़ाने के लिए जरूरी था कि संविधान में संशोधन किया जाता, और इसके साथ ही भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है, और 334 का में उनकी समय सीमा को भी बढ़ाना जरूरी था। इसके लिए संविधान में 104वां संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन किया गया, और 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसके द्वारा SC/ST के आरक्षण को तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को आगे नहीं बढ़ाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व यहाँ पे, ये 2 जनवरी नहीं, ये 25 जनवरी, ये 25 जनवरी, इसका मतलब क्या हुआ? एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व 25 जनवरी 2020 को समाप्त, और इसके बाद इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन इस तारीख से नहीं किया जा सकता। उसका मतलब ये नहीं कि जो लोग पहले से मनोनीत हैं उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, इसका आशय ये नहीं था। इसका आशय था कि 25 जनवरी 2020 के बाद अब किसी एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत नहीं करेंगे। और इसी के साथ एक प्रावधान और भी इसी में शामिल हो जाता है कि विधानसभाओं में राज्यपाल जो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे, अब वो भी नहीं करेंगे। तो इस डेट से 25 जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। अब व्यवस्था क्या हो गई? और उसके साथ ही एक चीज को और समझ लेना है कि 2020 जनवरी से ही दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरह क्या था, जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, जब जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, उसके पहले तक 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और इसका राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो स्थिति क्या हो गई? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को एक करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई, अर्थात वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और ये व्यवस्था लागू हो गई जनवरी 2020 से। तो अब स्थिति क्या हुई? 25 जनवरी 2020 से 2 स्थितियां हो गई, उसके बाद से अर्थात 26 जनवरी से नई स्थितियां 2 आ गई। एक तो एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त, अब वो नहीं हो सकता, और दूसरी स्थिति क्या हुई? दादरा नगर हवेली और दमन दीव मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो अब लोकसभा की स्थिति, संरचना लोकसभा की क्या हो गई? लोकसभा की संरचना अब क्या स्थिति हुई है इसकी, ये देख लेते हैं। अब अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन खत्म, और ये 550 पूरे के पूरे चुने हुए होंगे, सब चुने हुए होंगे। लेकिन वर्तमान में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 543। 543 क्यों हो सकते हैं इसको समझ लें। 550 में से अब क्या स्थिति है? राज्यों के लिए कितने सदस्य होंगे? राज्यों के लिए होंगे 524, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने होंगे? केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितने हो सकते हैं? 26 हो सकते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है।
अब उसके बाद क्या है, इस केंद्र शासित प्रदेश में से केवल 19 स्थान भरे जाते हैं, अर्थात 7 स्थान रिक्त रहते हैं। क्यों रिक्त रहते हैं? ये 19 स्थान कौन से हैं? इन 19 स्थानों में से क्या स्थिति है, 7 स्थान दिल्ली के, 5 स्थान जो जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उस राज्य में लोकसभा के 5 स्थान थे, और 5 स्थान लोकसभा के कुल 6 स्थान थे। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को 5 स्थान दे दिए गए और 1 स्थान लद्दाख को दे दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 5 स्थान, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों से 1-1 स्थान होते थे, और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया संयुक्त रूप से। तो ये स्थिति क्या हो गई, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव ये संयुक्त रूप से हैं, तथा दमन दीव यहां से अब 2 स्थान हो गए, यहां से 2 स्थान। ठीक, तो अब स्थिति क्या हुई, दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5 और दादरा नगर हवेली से 2 स्थान। शेष केंद्र शासित प्रदेश कितने बच रहे हैं? ये शेष केंद्र शासित प्रदेश बचे अब 5, क्योंकि कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। तो इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों से 1-1 स्थान लिए जाएंगे, इनके लिए 1-1 स्थान आवंटित हैं लोकसभा में। तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई, 7, 5, 12, 2, 14 और 5, 19, अर्थात कुल 19 स्थान ही भरे जाते हैं। वर्तमान समय में कुल अधिकतम 19 स्थान भरे जाएंगे, अर्थात 7 स्थान ये रिक्त रहेंगे, और 7 स्थान रिक्त रहेंगे तो 550 में से 7 घट जाएंगे। तो वर्तमान समय में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 543 ही होती है, जो कि सारे के सारे चुने हुए सदस्य रहते हैं। अर्थात लोकसभा में अब केवल निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, अब मनोनीत प्रतिनिधि नहीं होते। तो इस तरह से लोकसभा की संरचना ये है, और ये किस किस तरह से परिवर्तित हुई आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा कि लोकसभा में किस प्रकार के सदस्य हो सकते हैं, तो केवल चुने हुए हो सकते हैं, मनोनीत नहीं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 543 स्थान ही भरे जाते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों से 7 स्थान रिक्त हैं अभी भी। और राज्यों के लिए अब कितने स्थान आवंटित हैं, 524, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थान आवंटित हैं 26। भले ही कम भरे जाते हैं, लेकिन आवंटित 26 ही है। अब राज्यसभा की संरचना को देख लें हम जरा। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में क्या प्रावधान है, और जो कुछ जिस तरह की संरचना थी वो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में कैसे परिवर्तित हो गई, इसको देख लें। तो ये जम्मू कश्मीर बनने के पहले क्या स्थिति थी। राज्यसभा के लिए जो स्थान आवंटित किए गए अधिकतम ये कितने हो सकते हैं, 250, अर्थात 250 निर्धारित कर दिए गए कि अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। और ये 250 कैसे विभाजित किए गए, 238 राज्यों से और 12 मनोनीत, अर्थात 238 ये चुने हुए होंगे, ये चुने हुए और ये मनोनीत। किसे मनोनीत किया जाएगा और कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान रखते हों। ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। और ये 238 सदस्य जो थे ये किस तरह से विभाजित थे, 229 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने थे, 9। इस तरह से 238 जो हैं ये 229 और 9 में विभाजित थे। अब क्या स्थिति थी कि केंद्र शासित प्रदेशों से 9 स्थान भले आवंटित थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के
यूनियन टेरिटरी बनने के पहले की ये स्थिति है, इसको आप समझ लीजिएगा। जम्मू कश्मीर अभी यहां पर है, राज्यों वाले भाग में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था, उसके पहले की ये संरचना है। तो उस समय क्या था, कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 में, दिल्ली और पुडुचेरी में, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा के सदस्य ही इन राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के अतिरिक्त किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं थी। इसीलिए केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया। दिल्ली से 3 स्थान और पुडुचेरी से 1 स्थान, अर्थात कुल 4 स्थान यहां से केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भरे जाते थे और 5 स्थान रिक्त रहते थे, क्योंकि 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं थीं। अर्थात जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले भारत के में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई थी, लेकिन ये 245 हो सकती थी। और 245 क्यों हो सकती थी? क्योंकि 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं थीं, विधानसभा नहीं थी। यही कारण था कि 250 निर्धारित होने के बाद भी अधिकतम सदस्य संख्या 245 हो सकती थी। और कैसे रहती थी 245? इस 245 में से 233 चुने हुए रहते थे और 12 मनोनीत रहते थे। और 233 किस प्रकार विभाजित होते थे? 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। आप देख रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 4 ही भरे जाते थे, 5 स्थान रिक्त रहते थे। तो इस तरह से ये स्थिति क्या थी? ये स्थिति कैसी थी कि ये जो 229 थे, 229 तो ये पूरे भरे गए, और यहां पर क्या स्थिति आई? इसमें से 4 भरे गए, अर्थात ये 233 ही चुने जाते थे और 12 ये मनोनीत होते थे, और कुल स्थान 245 होते थे। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जब बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, तो क्या हुआ था? जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब क्या परिवर्तन आया? तब क्या परिवर्तन आया, इसको देखें जरा। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए 4 स्थान थे, और जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो ये 4 स्थान यहां से कम हो गए। अर्थात अब राज्यों के लिए जो स्थान आवंटित रहे ये 225 बचे, और ये 4 स्थान कहां जोड़ दिए गए? यहां जोड़ दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में, और 4 स्थान यहां जोड़ दिए गए। तो ये स्थिति क्या हो गई? ये स्थिति हो गई कि ये कुल स्थान हो गए 13। अर्थात जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद परिवर्तन क्या आया? राज्यों के लिए जो स्थान आवंटित थे वो घट के 225 बचे, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो स्थान आवंटित थे वो बढ़कर 13 हो गए। जो स्थान आवंटित थे वो बढ़ के 13 हो गए, ये हो गए 13। ठीक, अब इसको हम समझ लें थोड़ा विस्तार से। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना ये कैसे? स्थान कुल उतने ही निर्धारित हैं, अर्थात 250 हो सकते हैं, और वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या भी उतनी ही होगी, 245 ही होगी। इसमें कोई अंतर नहीं आया है। उसका कारण क्या है? कारण अभी हम फिर से बाद में लिखेंगे। अधिकतम निर्धारित कितने हैं? 250,
लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, वो 245 245 स्थान भरे हो सकते हैं। क्यों ऐसा है वो अभी हम देख लेंगे। अब संरचना को पहले देख लें। अब ये संरचना कैसी हो गई है, 250 में से 238 चुने हुए और 12 मनोनीत, और 238 जो चुने हुए हैं इसमें से दो भागों में बटेंगे। कैसे, 225 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरी से। अब देखिए, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उसके बाद क्या स्थिति हुई, केंद्र शासित प्रदेशों से 13 स्थान, लेकिन भरे कितने जाते हैं, भरे जाते हैं 8 स्थान। 8 स्थान कैसे भरे जाते हैं, जम्मू कश्मीर से 4 स्थान, जम्मू कश्मीर से 4 स्थान, 3 स्थान दिल्ली से और 1 स्थान पुडुचेरी से। जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यसभा की 5 सीटें थीं, और जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो जम्मू कश्मीर राज्य से जो राज्यसभा की 4 सीटें थीं, 4 सीटें राज्यसभा की पूरी जम्मू कश्मीर को दे दी गई, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को दे दी गई, क्योंकि लद्दाख में विधानसभा अस्तित्व में नहीं होगी, तो चारों सीटों का आवंटन जम्मू कश्मीर के लिए कर दिया गया। तो अब क्या स्थिति हुई, जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के 4 सदस्य चुने जाएंगे, और दिल्ली से 3 चुने जाते हैं, और पुडुचेरी से 1 चुने जाते हैं, अर्थात कुल सदस्य कितने चुने जाएंगे, 8 सदस्य चुने जाएंगे अब यूनियन टेरिटरी से। और स्थान कितने रिक्त रहेंगे, 5 स्थान रिक्त रहेंगे। 5 स्थान क्यों रिक्त रहेंगे, वही कारण है, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं है। अब वो 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन होंगे, इनको हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए गिन लें। सबसे पहले लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादरा नगर हवेली और दमन दीप, चौथा लक्षद्वीप, और 5वां, आ जाइए आप उस तरफ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं हैं। 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं हैं, यहां विधानसभाएं नहीं हैं। इसी कारण स्थिति क्या होती है कि अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 245, और वे किस तरह से विभाजित रहती है, ये जम्मू कश्मीर बनने के बाद अब स्थिति क्या रहती है, 233 चुने हुए हो सकते हैं, 12 मनोनीत, और 233 में से 225 अधिकतम राज्यों से चुने जाते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ये व्यवस्था रहती है। तो अब संरचना कुछ इस तरह से बन गई है। तो ये स्थिति क्या थी, संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों की संरचना को हमने समझ लिया। अर्थात आज हमने आर्टिकल 79, 80 और 81 पर चर्चा कर ली, और इसकी संरचना को समझने के बाद अब आगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इनका निर्वाचन किस किस प्रकार से होता है, उसके लिए आधार क्या बनाया जाता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अगले क्लासेस में, अगले वीडियो में रहेगी। अगर आपको इसी तरह के वीडियो हमारे सबसे जल्दी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी क्लासेस, हमारे वीडियो का लाभ तुरंत उठा सकें। और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेने से आपको हमारे संस्था द्वारा चलाए जाने वाले, संचालित किए जाने वाले विभिन्न कोर्सेज की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। थैंक यू।